हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आरएस ओनली। और होली की ढेरों शुभकामनाएं। हो गई, मजे किए, मस्ती की। 3 दिन का ब्रेक मिल गया, है ना। अगर वो बीच में लूनर एक्लिप्स नहीं होता तो कैसा ब्रेक होता होता नहीं। चलो ठीक है, वापस से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। ऑल्दो ये वीडियो आपके पास में मंडे को आना चाहिए था, मंडे को आई वाज नॉट अवेलेबल ओवर हियर, होली की छुट्टी चल रही थी, सो आई कुड नॉट ब्रिंग दिस टू यू। आज से स्टार्ट करते हैं। ओके, चलो। बट बिफोर वी बिगिन द क्लास, मैं आपको बताना चाहती हूँ दैट देयर आर स्पेशल ऑफर्स। ऑफर्स किस चीज़ के? ऑफर्स आपके टेस्ट्स की। मैंने आपको कई बार बोला हुआ है, और आपको सिर्फ मैं ही नहीं, अदरवाइज भी आप किसी और एजुकेटर को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता है, आपकी प्रिपरेशन तभी प्रॉपर होती है जब आप उस प्रिपरेशन को टेस्ट करते हो, राइट। बहुत सी टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं, बट व्हाट यू गेट इन दिस टेस्ट सीरीज स्पेशल, आपके पास में प्री फोकस्ड, मेंस फोकस्ड, आपके पास में सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज, हर तरीके के क्वेश्चंस, जैसे कि आरपीएससी मोस्ट फ्रीक्वेंटली पूछता है, या जिस तरह के टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जिस तरह की डिटेल्स जाननी आपको ज़्यादा ज़रूरी है, आपके पास टेस्ट सीरीज का बहुत अच्छा ऑप्शन है। 799 रुपीज़ में प्री और मेंस दोनों के लिए आर एस प्रो, आर एस पास यूज़ करना है आपको, प्रो। और आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो जाएंगी फॉर 12 मंथ्स। अनदर टेस्ट सीरीज का ऑप्शन, सिर्फ अगर प्रीलिम्स फोकस रखना चाहते हो तो 399 रुपीज़ में भी आप अपनी टेस्ट को प्रिपेयर कर सकते हो। अनलिमिटेड टेस्ट है बाय द वे, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि मतलब हफ्ते में 2 मिलेंगे, नहीं। अनलिमिटेड टेस्ट हैं। और इन्फॉर्मेशन चाहिए और जानकारी चाहिए आपको, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट मिल जाएगा, जिसमें आप फ़ोन कर सकते हैं, रेफ़र कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देयर इज़ अ गूगल फॉर्म ऑल्सो, उसको फिल करके सबमिट कर दो, आपकी सारी क्वेरीज़ आंसर हो जाएँगी टेस्ट सीरीज़ को लेके। या फिर आई हैव वन मोर थिंग फॉर यू, नया बैच शुरू हो रहा है, फाउंडेशन बैच फ्रॉम 9th ऑफ मार्च, मंडे 26 को। अगर आप एड्रेस नहीं कर रहे हो एग्जाम को, बाद में आने वाले आरएस एग्जाम को एड्रेस करना चाहते हो, उनकी प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए आई हैव मोर ऑप्शंस, ठीक है। सो आई कम बेयरिंग गिफ्ट्स। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट न्यूज है, इंडियन एयरफोर्स ने एरोबिक शो किया है जल महल जयपुर में। ना, सिर्फ अगर प्री की बात करूं तो टेक्निकली ये न्यूज कोई सेंस नहीं बनाती है, ठीक है। ये एनालिटिकल न्यूज होती हैं, इनको एनालिसिस में यूज किया जाता है, किस तरह से आप इन चीजों को यूज करते हो, दैट इज इट। लेकिन प्री में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि एक इंटरेस्टिंग चीज है इसमें। टीम मेंबर्स, सूर्यकिरण एरोबेटिक टीम एंड सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम, ये दो टीम्स इन्होंने एयरफोर्स एरोबेटिक शो, एरोबिक शो किया था जयपुर में। इट्स नॉट दैट आई एम, इट्स रियली हॉट ओवर हियर, बहुत ज़्यादा गर्मी है। हाँ, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं फ़ोकस में नहीं हूँ। इट द एनवायरनमेंट इज़ नॉट इन माय फेवर। एनीवे, तो टीम मेंबर्स सूर्यकिरण एरोबेटिक टीम और सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम, ये फैक्ट आपके लिए जानना ज़रूरी है फॉर दिस न्यूज़। कौन चेयर कर रहा था? हू वाज़ द चीफ गेस्ट? कैबिनेट मिनिस्टर कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर, ठीक है? तो ये प्रेज़ेंट थे। अब आप मुझे कमेंट बताओगे कि इनके पास में कौन-सी मिनिस्ट्री है, ठीक है? कौन-सी मिनिस्ट्री है? शो हुआ था 22 ऑफ फरवरी को। टीम्स ने क्या-क्या डिस्प्ले किया? तो जो सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम थी, इन्होंने 5 कलरफुल हेलीकॉप्टर्स यूज़ किए थे, और क्लोज़ फॉर्मेशन फाइट वगैरह दिखाई थी, इंट्रिकेट एयर फॉर्मेशंस दिखाए थे, स्पेसिंग, वेट सपोर्ट, जो कलाबाजियाँ दिखाते हैं, वो चीज़ थी। तो सारंग हेलीकॉप्टर टीम में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? 5 कलरफुल हेलीकॉप्टर्स यूज़ किए गए थे। सूर्यकिरण एरोबेटिक टीम, HK-132 जेट एयरप्लेन इन्होंने यूज किया था, और इसके ऊपर रेड और व्हाइट स्ट्राइप्स थी। लूप्स, बैरल रोल्स, इन्वर्टेड फ्लाइंग, फॉर्मेशन फ्लाइंग, ये सब इन्होंने मनूवर्स दिखाए थे। इसके अलावा ट्राइकलर स्मोक ट्रेल्स भी लास्ट में आई थी। और पेट्रियोटिज्म की स्पिरिट आपके अंदर जगाए रखने के लिए, मेंटेन करके रखने के लिए, बिकॉज पेट्रियोटिज्म को आजकल लोग थोड़ा ना नेगेटिवली देखने लग गए हैं। आप बॉर्डर स्टेट में रहते हैं, आपके लिए पेट्रियोटिज्म बहुत जरूरी है ना। ये लग्जरी टू थिंक पेट्रियोटिज्म इज सम काइंड ऑफ अ लास्ट रिजॉर्ट ऑफ द स्काउंड्रल, यही बोलते हैं। ये लग्जरी उनके लिए होती है जिनके आस पड़ोस में दुश्मन नहीं होते। हमारा हमारे पड़ोसी बड़े खतरनाक हैं वेस्टर्न साइड में, ठीक है। तो आपके लिए पेट्रियोटिज्म जरूरी है। नेक्स्ट, एनसीसी कैडेट्स वगैरह भी प्रेजेंट थे, उनके लिए इंस्पिरेशनल है, डिसिप्लिन, मोटिवेशन, ये सब इनको शोकेस किया गया था। तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? दोनों टीम्स के नाम। फर्स्ट टीम ने क्या यूज किया था? 5 हेलीकॉप्टर्स यूज किए थे। सेकंड टीम ने क्या यूज किया था? एक एरोप्लेन यूज किया था। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट एरोप्लेन? HK-132, राइट। ऑब्जेक्टिव एयर पावर दिखाना है, प्रोफेशनल फ्लाइंग स्टैंडर्ड्स दिखाने होते हैं, स्टूडेंट्स और एनसीसी कैडेट्स को मोटिवेट करना होता है, आपके अंदर पेट्रियोटिज्म की भावना जगानी होती है, ये सब। और इसके यही बेनिफिट्स हैं कि नेशनल प्राइड बनती है, एनकरेजमेंट होता है, उसके अलावा सिविक पार्टिसिपेशन और मास एग्जीबिशंस को भी एनकरेज करने का, ऑर्गेनाइज करने का मौका मिलता है। एनसीसी, इनफैक्ट नॉट जस्ट दैट, जो भी यूथ है वो पॉजिटिव फीलिंग रखेगा, राइट। कंट्री के प्रति पॉजिटिव फीलिंग बनती है।
लेट्स गो। नेक्स्ट न्यूज आज की, जयपुर लसोदा प्रमोशन ऑफ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्लांट स्पीशीज कैंपेन एंड पंच गौरव योजना। बहुत ही सिंपल सी चीज है, लसोदा एक तरीके का फ्रूट होता है, इट्स स्मॉल, ग्रीन कलर का होता है, पल्पी होता है और इसका अचार डलता है, ठीक है। सो ऑल माई चटपट स्टूडेंट्स, जिनको चटपटाहट पसंद है, अचार पसंद है, उनको लसोदे का पता होगा, ठीक है। इसको कहते हैं इंडियन जेरीबेरी इंग्लिश में, ठीक है। तो ग्रीन बेरी, जेरी बेरी, इस तरह से इसके नाम है, इंडियन ग्रीन बेरी। इसको प्रमोट करना है, दो स्कीम्स हैं यहां पर लिखी हुई, एक तो है पंचगौरव योजना और एक है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्लांट स्पीशी, ठीक है। इन दोनों स्कीम्स में लसोदा प्रमोशन को एक तरह से वो दिया गया है, इंपॉर्टेंस दी गई है, प्रायोरिटी दी गई है, ठीक है। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, बेसिक पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले सैपलिंग प्लांटेशन, उसके बाद में पंचायत लेवल प्लांटेशन सपोर्ट दिया जाएगा। तो सैपलिंग प्लांटेशन में जो भी नर्सरीज वगैरह हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, उनको कहा गया है कि 1,20,000 लेसोदा सैंपलिंग्स जो है उनको तैयार करना है, प्लांट करना है, और जुलाई से सितंबर तक का इनका डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया, ओके। पंचायत लेवल प्लांटेशन सपोर्ट, 485 पंचायत इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हुई हैं। टारगेट ऑफ होमोजेनस प्लांटेशन, हम चाहते हैं कि हर गांव में लसोदा की होमोजेनस प्लांटेशन आपको एक एरिया मिले। होमोजेनस मतलब जहां पर सिर्फ एक ही क्रॉप उगाई जा रही है, प्लांटेशन मतलब बहुत बड़े बड़े ऐसे फार्म्स जहां पर सिंगल क्रॉप की फार्मिंग हो रही है फॉर कमर्शियल पर्पसेस, ठीक है। तो ये प्लांटेशन की चीज। नेक्स्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैंड एंड प्रपोजल्स। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप कहां पर उगाओगे, क्या करोगे, कैसे प्रपोज करोगे, कितना पैसा लगेगा, इस चीज का भी आपको प्लान होना चाहिए। पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं होगा तो कोई भी काम नहीं होगा। प्लांटेशन क्या होती है? प्लांटेशन एक तरीके की ड्राइव होती है ना, कैंपेन होता है, एक तरह का प्रोग्राम होता है, और पब्लिक पार्टिसिपेशन के बिना कोई भी प्रोग्राम नहीं चल सकता, सक्सेस नहीं हो सकता। तो पब्लिक पार्टिसिपेशन और डेंस प्लांटेशन करनी है। लोकल इंपैक्ट इसका क्या होगा कि हम ग्राम पंचायत लेवल में भी प्लांटेशन और ग्रोथ को मेंटेन करके रखेंगे, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन भी हो जाएगा, जॉब क्रिएशन भी होगी। और क्योंकि इसका लसोदे का यूज जो है वो कैसे देखते हैं इसको, ठीक है। आपने कोई क्रॉप उगाई, उस क्रॉप को आपने हार्वेस्ट कर लिया, अब आपके पास में ग्रेन है। अब आप इस ग्रेन को क्या करते हैं, डायरेक्ट तो कंज्यूम नहीं करते हैं, इसका अपन आटा बनाते हैं, आटे के बाद में इसकी चपाती बनती है, चपाती को साथ में कंज्यूम किया जाता है। उसी तरह से लसोदे को भी देखो, कच्चा भी खा सकते हो, उसके अलावा इसका अचार भी डलता है, उसके अलावा इसकी सब्जी भी बनती है। तो देयर आर सो मेनी प्रोसेसिंग, मतलब इसके प्रोसेसिंग के स्टेजेस बहुत हैं। तो जिस भी चीज के बहुत सारे प्रोसेसिंग के स्टेजेस होते हैं, वो चीज जॉब क्रिएट करती है। तो यहाँ पर जॉब क्रिएशन भी होगी और लोकल इनकम का भी सपोर्ट मिलेगा। ऑब्जेक्टिव्स यही हैं कि आप प्लांट्स और ट्रीज को कंजर्व करोगे, लोकल बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करोगे, ग्रीन कवर अपना इंक्रीज कर पाओगे। और इसका बेनिफिट ये है कि भाई एनवायरमेंट को और रूरल इकोनॉमिक एम्पावरमेंट जो है उसमें भी अपन को ग्रोथ देखने को मिलेगी, लाइवलीहुड मिलेगी, लोगों को जॉब मिलेंगे, कम्युनिटी इन्वॉल्व होगी लसोदी एक्टिविटीज में। इसके साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट लेवल एक्टिविटीज हैं, जैसे कि आपका गोल है ग्रीन बजट का, अपन ने बजट पढ़ा था राजस्थान सरकार का, मैंने लाइव सेशन लिया था, अपने बजट पढ़ा था, उसमें ग्रीन बजट की बात हुई थी। तो व्हाट इज दिस, ग्रीन बजट का ही पार्ट है ना, राइट। तो आपके ग्रीन बजट के जो आपके टारगेट्स हैं उनको भी मीट करने में हेल्प मिलेगी ना। 90 लाख रुपए पंचगौरव योजना में प्रति जिला अपन ने एलोकेट करे हैं, ठीक है। और उसमें से अब आपको लसोदे प्रमोशन का भी निकालना है। तो इसके लिए अवेयरनेस चाहिए, आउटरीच प्रोग्राम चाहिए, विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को आप लिंक करोगे, बिकॉज दे आर द इजीएस्ट टारगेट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टारगेट। महिलाओं का इससे सशक्तिकरण भी होता है और बिजनेस भी होता है, बिजनेस होता है तो जॉब क्रिएशन भी होती है, मार्केट में ऑप्शंस आते हैं, तो प्राइसेस भी कंट्रोल रहती हैं, बहुत ज्यादा महंगाई नहीं होती। एक कंपनी एक प्रोडक्ट बना रही है तो उसकी मनमर्जी की प्राइस लगाएगी, मनमर्जी का उसका चार्ज लेगी। लेकिन अगर 10 कंपनियां हैं, चाहे छोटी हैं, बड़ी हैं, मिक्स है मामला, तो फिर अलग अलग प्राइसेस मिलेंगी, अलग अलग क्वालिटी मिलेगी। तो हर तरीके का कस्टमर उस प्रोडक्ट को खरीद सकता है। जिसको महंगा पसंद है वो महंगा ले सकते हैं, जिसको सस्ता पसंद है, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हैं, वो वैसे ले सकते हैं। तो विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आ गए, अवेयरनेस आ गए। इसके अलावा मार्केट एक्टिविटीज में भी आपको क्या कहते हैं, हेल्प चाहिए। जैसे कि ऐसा तो है नहीं किसी को सपना आ जाएगा कि भाई XYZ प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में आ गया है, मैं उसको खरीद सकता हूँ। नहीं, आपको कैसे पता चलेगा? आपको पता चलेगा एडवर्टाइजमेंट से। अब प्रॉब्लम ये होती है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं या फिर जो MSME सेक्टर की जो कंपनियां होती हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो टीवी पे या न्यूज़पेपर्स में, रेडियो पे इन पे एडवर्टाइजमेंट्स कर सकें। तो ये क्या करते हैं, सरकार के पास जाते हैं। सरकार क्या करती है, एग्जीबिशन लगाती है, फ्री एग्जीबिशंस लगती हैं। उन एग्जीबिशंस में आप अपनी स्टॉल लगा सकते हो, अपना प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हो, वहां पर मीडिया कवरेज आपको फ्री मिल जाएगी, है ना। और पीपल, जैसे आई गो टू एग्जीबिशंस एंड आई शॉप अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो जो भी हैंडीक्राफ्ट की चीजें होती हैं वहां पर आपको एग्जीबिशन में मिल जाएगा। खादी वगैरह की एग्जीबिशन लगती है, खादी में लसोदा प्रमोशन की एग्जीबिशन लगती है, स्टॉल्स लगती हैं, तो वहां से हेल्प मिल जाएगी। इसके अलावा प्रमोशन पैकेज
जीआई टैगिंग वगैरह है, डेटा कलेक्शन, कंप्यूटराइजेशन, ये सब होती है। और नर्सरी स्ट्रेंथनिंग, अगर आप नर्सरीज, लोकल नर्सरी से सामान इस तरह से खरीदवाते हो, इस तरह से उनको प्रमोट करवाते हो, तो लोकल नर्सरीज का भी बिजनेस चलेगा। ठीक है, लोगों को अब ठीक है, आपने लसोदा का प्रमोशन कर दिया, फार्म लेवल पे तो हो रहा है, पर्सनल लेवल पे भी तो लोग जाते हैं नर्सरीज में, राइट? ओके, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज, राजस्थान होमस्टे स्कीम आई है 2026 की। कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीज है। आप कहीं पे घूमने जाते हो तो आजकल ट्रेंड क्या है, ज्यादातर लोग अफोर्ड नहीं भी कर सकते, और अगर अफोर्ड कर भी सकते हैं तो वो ऑप्शंस ढूंढते हैं बीएनबी का, बेड एंड ब्रेकफास्ट। ठीक है, तो आप किसी घर में जाके ठहर सकते हो, वो आपको किचन और आपको सब कुछ प्रोवाइड कर देते हैं। आप अपना खाना खुद बनाओ, वहां पर रहो, सफाई वफाई करो, दिन में घूमने जाओ, शाम को आओ, सो जाओ। ठीक है, तो ये क्या है, आप किसी के घर में जाके रुक रहे हो, दैट इज व्हाट, दैट इज पेइंग गेस्ट, है ना। बीएनबी का ही एक तरीके का और ज्यादा रूरल वर्जन है। तो पेइंग गेस्ट हाउस स्कीम निकाली है 2026 की। इसमें कैपेसिटी नॉर्म्स चेंज हुए हैं। सबसे पहले तो जो पहले पहले जो पेइंग गेस्ट थे, तो ऐसा नहीं कि आप पूरी पूरी बिल्डिंग मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, आप कितने रूम दे सकते थे पहले, 5 रूम्स दे सकते थे, अब आप दे सकते हो 8 रूम्स, और बेड कैपेसिटी टोटल 24 बेड की कैपेसिटी दे सकते हो। तो टेक्निकली आपने छोटा सा एक मोटेल टाइप या इन टाइप चला लिया। होटल्स तो ठीक है बहुत बड़े होते हैं, बट मोटेल टाइप है, राइट? तो इसको एक्सपैंड किया है। नेक्स्ट, पूरे स्टेट में इमीडिएटली इसको इंप्लीमेंट करने की बात है। इसके बाद में अप्रूवल्स, अगर आपको होम स्टे अपनी, जैसे मान लेते हैं कि आपका घर है, आपने 2 मंजिल उसके ऊपर और कंस्ट्रक्शन कर लिया, और उसको अब ऊपर से पेइंग गेस्ट फैसिलिटी के लिए चढ़ाना चाहते हो, तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, राइट? क्योंकि ये एक कमर्शियल एक्टिविटी है। तो ये जो परमिशन आप मांग रहे हो, ये परमिशन भी आपको बहुत आसानी से अप्रूवल आपको मिल जाएगा। इसके अलावा फ्लेक्सिबल ऑपरेशंस, जैसे पहले ओनर या जो है, जो भी बिल्डिंग में बिल्डिंग का ओनर है, उसको उसी बिल्डिंग में रहना जरूरी था, अब ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अपनी बिल्डिंग को टेक्निकली पेइंग गेस्ट की रेंट कैपेसिटी में देके कहीं और भी शिफ्ट हो सकते हैं। सो दिस इज अलाउड नाउ। नेक्स्ट, डिजिटाइजेशन एंड शेड्यूलिंग, जैसे कि 7 वर्किंग डेज। अब आपने ठीक है ये सब कर लिया ना, ओके। ऐसा तो है नहीं किसी को सपना आएगा कोई कहीं घूमने गया और बस घर घर की बेल बजा के पूछेगा कि आपके यहाँ पे बीएनबी अवेलेबल है क्या। नहीं, आप टेक्निकली एक बिजनेस चला रहे हो, तो आपको उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उसका एडवर्टाइजमेंट कराना पड़ेगा। ठीक है, ताकि पब्लिक को पता चले कि ठीक है यहाँ पर ये फैसिलिटी अवेलेबल है, तो अगर मैं XYZ जगह घूमने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो मुझे ये बीएनबी का ऑप्शन वहां पर मिलता है, पेइंग गेस्ट का ऑप्शन मिलता है। तो 7 वर्किंग डेज का रजिस्ट्रेशन अवेलेबल है, परमानेंट रजिस्ट्रेशन इंस्पेक्शन के बाद में होगा। तो ये सारी चीजें एक तरह से बिजनेस रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ओके, देख लेते हैं। अगर कोई सर्टिफिकेट वगैरह नहीं मिल पाया है, तो एप्लीकेशन को रजिस्टर्ड मान लिया जाएगा। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड दिया है कि भाई अगर 20 दिन में आपकी एप्लीकेशन का कोई रिस्पॉन्स सरकार से नहीं आया है, तो हम मानेंगे कि आप अपना बिजनेस रन कर सकते हो, बाद में देखेंगे क्या करना है, फिर लिटिगेशन में फंसते रहना। पर ठीक है, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सेस है, ऑब्वियस सी बात है कि जो लोकल टूरिज्म डिपार्टमेंट है वहां पर भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। आपको सेंट्रल टूरिज्म डिपार्टमेंट तक नहीं आने की जरूरत, आपको जयपुर आने की जरूरत नहीं है अगर आप बीकानेर में कहीं पे बीएनबी रन करना चाहते हो तो। ठीक है, इसके अलावा मैंडेटरी मिनिमम फैसिलिटीज, कुछ मिनिमम फैसिलिटीज आपको अपने पेइंग गेस्ट्स को देनी ही पड़ेगी, जैसे कि यहाँ पर, अब जैसे यहाँ पर लिखे हुए हैं, अटैच्ड टॉयलेट बाथरूम होने चाहिए, सफिशिएंट वाटर और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होनी चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए, मतलब अच्छी खासी विंडोज वगैरह जो खुलती हों। ठीक है, विंडोज होनी चाहिए, जो झरोखे वगैरह होते हैं थोड़ा सा एयर वेंटिलेशन होता रहे, उसके आसपास क्लीनलीनेस होनी चाहिए, फायर सेफ्टी रेगुलेशंस होने चाहिए, मेडिकल फैसिलिटीज होनी चाहिए, वेस्ट डिस्पोजेबल फैसिलिटी होनी चाहिए, और इमरजेंसी सर्विसेज आप तक पहुंच पाए वो फैसिलिटी भी होनी चाहिए। पता चले कि गांव में कहीं जंगल में ना कहीं बीच में कहीं कुछ खोल दिया आपने, उसको नहीं मिलेगी परमिशन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, एक पॉइंट छोड़ दिया अपन ने, फॉरेन टूरिस्ट का कंप्लायंस। सभी फॉरेन टूरिस्ट, जितने भी फॉरेन टूरिस्ट आपके पेइंग गेस्ट फैसिलिटी में आ रहे हैं, उनकी सारी डिटेल्स अथॉरिटी कंसर्न के पास में आप तक पहुंचानी है। गेस्ट जो है वो रजिस्टर कर सकता है विद इन टू बी रिटेन एटलीस्ट फॉर 7 ईयर्स। मतलब एक बार कोई गेस्ट आ गया है तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन आपने एक बार ले ली, अगर वो गेस्ट दोबारा आता है तो दोबारा उसकी पूरी फुल प्रूफ इन्फॉर्मेशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ आईडी लेना है, मैच करनी है इन्फॉर्मेशन, और वो चल जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है ये 7 ईयर्स तक वैलिड है। ओके, 2 कैटेगरीज हैं, सिल्वर और गोल्ड कैटेगरीज। गोल्ड कैटेगरीज के लिए रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो 2000 रुपीज है, सिल्वर के लिए 1000 रुपीज है। और प्रायोरिटी किसको दी जाएगी गोल्ड की? ऐसा नहीं कि बस 2000 रुपए निकाल के दिया और आपको गोल्ड मिल जाएगा, नहीं। क्या करना है, आपके पास में एसी और हीटिंग सर्विसेज होनी चाहिए, आपके पास इंटरनेट अवेलेबल होना चाहिए, अपग्रेडेड फर्नीचर्स होने चाहिए, स्मोक डिटेक्टर्स होने चाहिए, सिक्योरिटी सिस्टम्स आपके फुल प्रूफ होने चाहिए, और इन दोनों ही कैटेगरीज में आपको ब्रेकफास्ट फ्री देना है। ठीक है, दे सकते हैं, क्लियर पहले होना चाहिए। ओके, इसके ऑब्जेक्टिव्स और बेनिफिट्स अपन इतना समझ सकते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। आपको डिसेंट्रलाइज करना है बिजनेस को, टूरिज्म बिजनेस को, आपको कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करवाना है, जगह जगह पे इनकम जनरेशन के लिए, जॉब क्रिएशन के लिए आपने
ये फैसिलिटी दी है। जब ये सब कुछ हो जाएगा तो यही इसका बेनिफिट होने वाला है कि आपने टूरिज्म को डिसेंट्रलाइज कर दिया, घर घर में टूरिज्म से कुछ ना कुछ कमाई करने का आपने तरीका पहुंचा दिया है। ठीक है, तो इट्स नॉट इलीगल एनीमोर, इट्स कंप्लीटली लीगल। नेक्स्ट न्यूज, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया ने एक एग्जीबिशन खोली है हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लिए। कहां पर है? जयपुर के जवाहर कला केंद्र में। और इस एग्जीबिशन का नाम क्या है? इंडिया वर्ल्ड हेरिटेज जयपुर। ठीक है, किसने किया है ये? वो ये फोकल पॉइंट, हाँ इसका फोकल पॉइंट है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो राजस्थान की हैं, और इसके अलावा जो मेजर कल्चरल और आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं राजस्थान की, उनके बारे में बात करना है। तो कल्चरल आर्किटेक्चरल साइट्स ये सब हो गई। इसमें कुछ डिटेल्स हैं, वो डिटेल्स जरूर देख लेते हैं अपन। तो बिगेस्ट हाईलाइट क्या है? यूनेस्को लिस्ट है। राजस्थान की यूनेस्को लिस्ट में ये सब कुछ आते हैं, राजस्थान की यूनेस्को लिस्ट में ये आते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, इसके अलावा और भी इस एग्जीबिशन में डिस्प्लेज हुए हैं हेरिटेज फीचर करने के लिए, जैसे जयपुर का जंतर मंतर हो गया, जयपुर खुद जयपुर शहर हो गया। जयपुर शहर किसने बसाया था? महाराजा जयसिंह ने। कब बसाया था? चलो मुझे कमेंट्स में बताना, महाराजा जयसिंह ने जयपुर शहर कौन से ईयर में बसाया था। ठीक है, इसके अलावा जो भी इंडिया की साइंटिफिक सक्सेस रही है हिस्टोरिकली, जो हमने हमारी जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उससे हमने क्या सीखा है, क्या पाया है, अर्बन हेरिटेज वगैरह, ये सब इसमें डिस्प्ले की गई है। इसके अलावा एजुकेशनल रिसोर्सेज में हिस्ट्री और कल्चर, रीजन्स, फेमस पीपल, इस कैटेगरी में भी एग्जीबिशन में स्टॉल थी। नेक्स्ट, एग्जेम्पलरी कैरेक्टर्स जो इतिहास में रहे हैं, रानी पद्मिनी, मीराबाई, महाराणा प्रताप और राणा कुंभा। मैं यहाँ पे 50 और जोड़ सकती हूँ जो राजस्थान के हैं और एग्जेम्पलरी उनकी लाइफ रही है। दे वर लाइक डेमी गॉड्स एंड आई कैन डू दैट ओवर हियर, बट ठीक है, ये हाईलाइट में थे तो मैंने यहाँ पर यही मेंशन किया है। महारानी पद्मावती हो गई आपकी, मीराबाई हो गई। व्हाई आर दे फेमस बाय द वे? व्हाई आर दीज पीपल फेमस? कोई एक एक पॉइंट जो इन चारों को मोस्ट फेमस बनाता है वो मुझे बताना। ठीक है, कमेंट से बताओ, रानी पद्मिनी, मीराबाई, महाराणा प्रताप और राणा कुंभा क्यों फेमस हैं। नेक्स्ट देखते हैं और कौन कौन से कल्चरल एरियाज की बात हुई। ढूंढार, मारवाड़, मेवाड़, हाड़ौती। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट्स बताना कौन कौन से आते हैं। जैसे ढूंढार का मैं एक डिस्ट्रिक्ट बता देती हूं। ठीक है, मारवाड़ और मेवाड़ के डिस्ट्रिक्ट्स मुझे आप बताओगे, सारे बताओगे, हाड़ौती के भी सारे बताओगे, ढूंढार के भी सारे बताओगे। मैंने एक एक बताया है। हाड़ौती का एक डिस्ट्रिक्ट मैं बता देती हूँ। ठीक है, उस तरह से आप सारे डिस्ट्रिक्ट बताओ मुझे कमेंट्स में। मैंने आपको बहुत पहले बोला था कि राजस्थान के रीजन्स, राजस्थान का पॉलिटिकल और फिजिकल मैप आपको याद होना चाहिए, है ना? अब हो गया है, अब मैं मान के चल रही हूँ कि मैप याद हो गया है। ठीक है, चलो लेट्स गो। ठीक है, पोस्टर्स वगैरह लगे थे, लोगों को पार्टिसिपेटिव फील कराया था, एक्साइटमेंट था वगैरह वगैरह। स्टेटमेंट जो भी कोई आते हैं गेस्ट वगैरह, वो ऑब्वियसली बात है कि अपने कोई ना कोई स्टेटमेंट्स वगैरह देंगे ही देंगे। नेक्स्ट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है, दो कारणों से है। पहली चीज, अरावली पिछले साल बहुत न्यूज में रहा है, गलत सही दोनों कारणों से रहा है, लेकिन अरावली न्यूज में रहा है। तो अरावली टेक्निकली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अब आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज जो अरावली को वापस न्यूज में लेकर आई, और वो है प्लांटेशन प्रोग्राम। ये जो प्लांटेशन प्रोग्राम अरावली के ऊपर लाया जा रहा है, अरावली को ग्रीन कवर देने की कोशिश हो रही है। और ये कब आया था? राजस्थान के बजट में आया था। ठीक है, तो विधानसभा में डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्रीमती दिव्या कुमारी जी ने ये चीज मेंशन करी थी। तो अरावली 2 बार फुल ऑन न्यूज में रहा है, इसलिए अरावली के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। बजट दिया गया है अरावली के ऊपर काम करने के लिए 130 करोड़ रुपए का। क्या करना है? प्लांटेशन करना है, अरावली को प्रोटेक्ट करना है। और बहुत सारी रिवर्स, जो छोटी मोटी स्ट्रीम्स हैं जो अरावली से निकलती हैं, उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको अपन को कंजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि अरावलीज क्या करती हैं? अरावली का वन ऑफ द मेजर वर्क्स दैट डू इज एक्वाइफर मैनेजमेंट। ठीक है, तो पानी को स्टोर करने का काम है। इसके अलावा दूसरा काम, हरियाणा राजस्थान का जो रिजल्ट है, टारगेट जो था 2 साल का, वो है हमने 10 करोड़ सैंपलिंग्स का टारगेट रखा था और हमने 18.5 करोड़ सैंपलिंग्स प्लांट की हैं। अगर इनमें से 50% सक्सेस भी होती है तो टेक्निकली हम अपने टारगेट तक पहुंच गए। हाँ, है ना? और जनरली 50% से बेहतर ही हो जाता है, अचीव हो जाता है, प्रोटेक्ट हो जाते हैं पेड़ पौधे। लेकिन दिस इज अ ब्रिलियंट नंबर। ठीक है, तो आपके पास में 2 न्यूज अरावली की। दूसरा, एक प्लांटेशन ड्राइव चलाई गई थी, एक पेड़ मां के नाम, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने चलाई थी। 2024-25 का टारगेट था 3 करोड़ सैपलिंग्स, 3 करोड़ पेड़ लगाने हैं, और हमने लगाए 7.25 करोड़ पेड़। फिर 2025-26 का टारगेट था 1.8 करोड़ और हमने टारगेट लगाया 1.8 करोड़ का, और हमने अचीव कितना किया? 8.37 करोड़। ओके, हम राजस्थान को एक मेजर ग्रीन एरिया में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं जो कि पोल्यूशन फ्री हो।
नाउ बी वेरी केयरफुल, हम ये काम सिर्फ अरावली और उसके आसपास के इलाकों में कर रहे हैं, हम थार में नहीं कर रहे। क्यों? बिकॉज डेजर्ट्स होना इंपॉर्टेंट है। डेजर्ट्स की इंपॉर्टेंस क्या है? मॉनसून विंड्स को अट्रैक्ट करता है डेजर्ट, ठीक है। बहुत ज्यादा डेजर्ट होगा, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी, गर्मी पड़ेगी तो लो प्रेशर होगा एयर का लो प्रेशर होगा तो एयर राइज करेगी। आसपास की जो ठंडी हवाएं हैं, कंपेरेटिवली ठंडी हवाएं हैं, वो रश करेंगी उस लो प्रेशर एरिया को बैलेंस आउट करने के लिए। और ठंडा एरिया कौन सा होता है कंपेरेटिवली? पानी का। अरेबियन सी से खूब सारी हवाएं चलती हैं, बहुत छोटे छोटे वाटर मॉलिक्यूल्स लेके उड़ती हैं, थार की तरफ बढ़ती हैं और फाइनली इंडिया में बारिश होती है। द रीजन इंडिया गेट्स मॉनसून, द रीजन वी गेट रेनफॉल इन पर्टिकुलर सीजन इन अ ईयर इज बिकॉज ऑफ द नॉर्थ इंडियन हीट बेल्ट। नॉर्थ इंडिया में जो गर्मी पड़ रही है उसके कारण हमारे पास में बारिश होती है। तो टेक्निकली डेजर्ट की अहमियत है व्हेन इट कम्स टू स्टडिंग द होल क्लाइमेट ऑफ द रीजन। डेजर्ट की अहमियत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बस डेजर्ट है तो फिर सब कुछ सूखा ही होने दें, नहीं। हमें उसको एक पर्टिकुलर एरिया तक सीमित रखना है, एक्सपैंड नहीं होने देना है। एक्सपैंड ना होने देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्लांटेशन ड्राइव्स चलानी पड़ेंगी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कुछ मेजर अनाउंसमेंट्स किए हैं कि भाई हम हर जिले में 2 श्रीराम वाटिका बनाएंगे। अभी श्रीराम वाटिका क्या है? छोटे छोटे पार्क्स हैं, मतलब टेक्निकली छोटे पार्क्स भी नहीं है, बहुत बड़े पार्क्स की प्लानिंग है, बट लेट्स सी, ठीक है। नेक्स्ट, अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्टैच्यू लगाई जाएगी जयपुर के शाहपुरा में। उसके अलावा जुवेनाइल ट्रेनिंग की जाएगी, ताकि जैसे 18 साल से छोटे बच्चे जो होते हैं उनको समझाया जाएगा कि भाई किस तरह से आप नेचर को प्रोटेक्ट कर सकते हो। और ये कहाँ सिखाया जाएगा? अलवर में। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पीशीज सीड फॉरेस्ट विल बी सेट अप ऑन इंडिविजुअल स्पीशीज दैट द डिस्ट्रिक्ट हैज। हर जिले का एक अपना अलग से अपन को सीड बैंक बनाना है कि जहां पर जिस तरीके का क्लाइमेट है वहां पर उस तरीके का पेड़ लगाया जाए, वो वहां पर सर्वाइव करेगा, रेजिस्ट होगा, ठीक है। दूसरी चीज, उसको मेंटेन करने में बहुत ज्यादा लोगों की मेहनत लगेगी नहीं, क्योंकि जैसे ही आप लोगों से मेहनत करने के लिए बोलोगे दे डोंट केयर, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। तो क्लाइमेट के अनुसार, एनवायरमेंट के अनुसार वहां पर पेड़ लगाया जाएगा। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, आपको कहीं कहीं जगहों पे ये स्पेलिंग भी मिलेगी, बोथ दी स्पेलिंग्स आर करेक्ट, ठीक है। लसोदा की दोनों स्पेलिंग्स करेक्ट हैं, हिंदी वर्ड है, कैसे भी स्पेल करो। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पीशीज के अंदर ही 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्लांट आता है, और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्लांट में लिसोदा तो फिक्स कर दिया, ठीक है। जयपुर का लिसोदा फिक्स हो गया, उस तरह से और डिस्ट्रिक्ट्स के भी पेड़ पौधे हैं। जीआईएस सेंटर्स खोले जाएंगे। बहुत सारे वाइल्ड बोर्ड्स वगैरह जो हैं, जो क्रॉप्स को डैमेज कर देते हैं, यानी कि जंगली सुअर जो है वो डैमेज कर देते हैं, उनको भी कंट्रोल करने की कोशिश है। टाइगर प्रोजेक्ट जो है जहां जहां पे लगे हुए हैं वहां पर भी लोकल कार्डर है, उनको ट्रेन किया जाएगा किस तरह से वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं एनिमल को, प्लांट्स को, इनको। और डिफेंस वगैरह है, ठीक है, रेंज ऑफिसर्स वगैरह, दीज आर वेरी टेक्निकल थिंग्स। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, जहां पर अरावलीज हैं वहां पर पेड़ पौधे हैं, जंगल हैं, और जहां पर पेड़ पौधे और जंगल हैं वहां पर एनिमल्स हैं। और इन्हीं एरियाज में हमने बहुत सारे नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बर्ड सेंचुरीज ये लगा रखी हैं, बना रखी हैं, है ना? राइट, ओके, आई एम जस्ट इन अ गुड मूड टुडे, अच्छा मन है, ठीक है, चलो। तो अब बहुत सारे एनिमल्स होंगे और बहुत सारे लोग भी वहां पर रहते हैं, ठीक है। जहां पर पानी होगा वहीं जंगल होगा, और जहां पानी होगा वहीं इंसान भी बसेगा। तो बहुत सारे लोग हैं, जो लोग होते हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं कभी कभी मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, यानी कि कभी लेपर्ड वगैरह आपने स्पॉट कर लिया, कई बार एक्सीडेंट्स हो जाते हैं हाथियों के, या फिर कभी कभी शिकार भी कर लेते हैं लोग, ठीक है ना। गांव में आ जाते हैं, बच्चे खेलने लग जाते हैं, तो दीज आर वेरी डेंजरस थिंग्स। तो हमें इस मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को भी कम करना है। एनवायरमेंट डिपार्टमेंट की पॉलिसी एक्शंस वगैरह जो है उनके ऊपर बात की गई है कि सर्कुलर इकोनॉमी पॉलिसी होगी। मैंने क्लास में एक बार पहले एक्सप्लेन किया हुआ है सर्कुलर इकोनॉमी पॉलिसी को। वेस्टेज नहीं होने देना है। आपने रिसोर्सेज को यूज किया, आपने एक प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट को मार्केट में उतारा, मार्केट ने प्रोडक्ट को यूज कर लिया, अब उस चीज को फेंक दिया है मार्केट ने, ठीक है, टूट गया, लेकिन वो प्रोडक्ट 100% यूजलेस नहीं है। उसको तोड़ मरोड़ के उसको फिर दूसरे प्रोडक्ट के लिए आप किसी ना किसी तरीके से एज एन इंग्रेडिएंट, रॉ मटेरियल यूज कर सकते हो, यानी कि रिसाइकिल, रीयूज, रिड्यूस, ये सब चीजें सर्कुलर इकोनॉमी में आती हैं। ई वेस्ट पॉलिसी वगैरह बनाई गई है ताकि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कम से कम हो, बहुत पॉइजनस होती है। अब गवर्नमेंट ने लेक्रोस नाम के एक स्पोर्ट के लिए पॉलिसी निकाली है। हम चाहते हैं कि राजस्थान का यूथ ये पर्टिकुलर स्पोर्ट भी खेले। राजस्थान का स्टेट स्पोर्ट क्या है, मुझे कमेंट्स में कौन बताएगा? राजस्थान का स्टेट स्पोर्ट, हाँ, उसके अलावा लेक्रोस को अपन प्रमोट कर रहे हैं कि पब्लिक लेक्रोस खेलेगी, ठीक है। लेक्रोस को हम स्टैंडर्डाइज करना चाहते हैं, हमारा यूथ लेक्रोस में इन्वॉल्व हो, इंटीग्रेट करे अपनी हैबिट्स के साथ में। इट्स अ वेरी हेल्दी, इट्स एक्चुअली अ फन स्पोर्ट। अगर आपने कभी देखा है तो इट्स एक्चुअली फन, इफ नॉट तो यूट्यूब पे जाके देखना जरूर, बहुत मतलब बहुत सारा फन है। द वर्ड लेक्रोस कम्स फ्रॉम फ्रेंच ला क्रॉस, ठीक है।
क्योंकि जो वो डंडा लेके खेल रहे हैं, उसके ऊपर आगे मतलब उसका शेप ऐसा होता है जैसे ऐसे होता है, ठीक है? तो दिस इज़ लाइक क्रिश्चियन क्रॉस, ठीक है? तो फ्रेंच लोगों ने इसको ला क्रॉस बोला, जो इंग्लिश में लक्रॉस हो गया, ठीक है? राइट, तो गवर्नर ने ऑर्डर किया है अथॉरिटीज को कि आप प्रपोज करो, प्रिपेयर करो, सबमिट करो हमारे पास में एक फाइल कि भाई लेक्रोस को हम एज अ स्टेट स्पोर्ट प्रमोट कर सकते हैं और इसको अपन किस तरह से लोगों तक पहुंचाएं इस स्पोर्ट को। ट्राइबल डिपार्टमेंट वगैरह को भी बोला गया है कि भाई आप इसको एक्टिवली परस्यू करो इस चीज को, और लेक्रोस के लिए हमें एक्टिव मैं मैं एक इंटरेस्टिंग चीज शेयर करती हूँ। कोई भी गेम या कोई भी स्पोर्ट आप पहले ही दिन खेल के यू डोंट बिकम एन एक्सपर्ट। जैसे फॉर एग्जांपल दिस लेक्रोस, ठीक है? पहले ही दिन खेल के किसी स्पोर्ट को आप एक्सपर्ट नहीं हो जाओगे। तो अगर आप किसी स्पोर्ट में पहले ही दिन एक्सपर्ट नहीं हो रहे हो तो आपको 1-2 जनरेशन उसमें स्ट्रगल करके लगानी पड़ेंगी। आपको अंधा पैसा देना पड़ता है कि भाई ट्रेन करो, ये लो तुम्हारा स्टाफ, ये लो तुम्हारे इक्विपमेंट, ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट हमने आपको इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कर दिए हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी, सब कुछ। पर एक जनरेशन आएगी जो उसमें इतनी एक्सपर्ट हो जाएगी कि आपको मेडल ला के दे देगी, और फिर वो स्पोर्ट जो है वो घर घर में पॉपुलर हो जाता है और बच्चे बहुत इंटरेस्ट से इन्वॉल्व होते हैं। 84 का वर्ल्ड कप जीतने से पहले इंडिया की क्रिकेट टीम के लिए कोई ऐसी दीवानगी नहीं थी जैसी आज है। उसके बाद में कितने वर्ल्ड कप जीत लिए, T20 जीतते रहते हैं, 50 ओवर्स वाला जीतते हैं, टेस्ट सीरीज जीतते रहते हैं। इट्स बिकम टू कॉमन नाउ, ठीक है? वैसे ही जब तक नीरज चोपड़ा गोल्ड नहीं ले आए थे जैवलिन थ्रो में, पीपल डिड नॉट इवन केयर अबाउट जैवलिन, है ना? तो ये चीज होती है, जब तक आप किसी स्पोर्ट में भयंकर रूप से इन्वेस्टमेंट नहीं करते, वो स्पोर्ट कुछ करके नहीं दे सकता आपको। नोबडी बिकम्स एन एक्सपर्ट ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ। आपको मेहनत करनी पड़ती है। ये चीज आपके एग्जाम्स के लिए भी लागू होती है। ओके, चलो ठीक है, इधर देखते हैं। ओलंपिक वगैरह में भी अपन इन्वॉल्व करना चाहते हैं। इंडिया 2028 में विन गोल्ड, बताओ गोल्ड भी जीत लेना चाहते हैं, बताओ, हद होती है। पहले ही दिन वही वाली चीज है। खैर, दिस न्यूज इज इंपॉर्टेंट, ऑल्दो ये पिछले साल की न्यूज है, लेकिन इसके ऊपर फिर से बात आई है। क्यों? क्योंकि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट की गई है। वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट आपके लिए 2 चीजें हैं। पहला, महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट, ठीक है? यहां पर आपको 2 चीजों का पता होना चाहिए कि महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट में क्या क्या जगह इसमें इन्वॉल्व हैं। छावंड, हल्दीघाटी, गोगुंडा, कुंभलगढ़, देवायर, उदयपुर और महाराणा प्रताप से रिलेटेड आसपास की जो भी जगह हैं वो सारी की सारी महाराणा प्रताप सर्किट में हैं। वहां पर ऑलरेडी एक मेवाड़ सर्किट नाम का टूरिज्म सर्किट है। चलो मुझे कमेंट्स में बताओ, राजस्थान में टोटल टूरिस्ट सर्किट्स कितने हैं? टोटल टूरिस्ट सर्किट्स राजस्थान में कितने हैं? और किसी 3 सर्किट्स का नाम भी बता दो चलो, और नाम बताओ तो चलो, डिस्ट्रिक्ट्स भी बता दो कौन कौन से कवर होते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। डेजर्ट सर्किट के बारे में पिछले साल ही क्वेश्चन आया था। हाड़ौती रीजन का भी एक सर्किट का पार्टिसिपेशन है। जो ट्राइबल सर्किट है वहां से भी क्वेश्चन आया था। 2018 का क्वेश्चन, आई एम सॉरी। हर बार एटलीस्ट एक क्वेश्चन टूरिज्म में सर्किट्स के बेसिस पे आ जाते हैं। तो जब मैं बता रही हूँ कि फिक्स है क्वेश्चन, तो कम से कम कर लो ना इसको, ठीक है? ओके, अलग अलग कंसल्टेशन डिपार्टमेंट्स लेवल्स के बाद में बात करके ये रिकमेंडेशंस एक्सेप्ट की गई हैं। लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, कैसे होगा? मटेरियल्स लगेंगे, लेबर लगेगी, टूरिज्म रिलेटेड लाइवलीहुड्स होती हैं, सर्विस सेक्टर की एक्टिविटीज होती हैं, गाइड होते हैं, होटल्स, पार्किंग सर्विसेज, कैफेटेरिया, सुवेनियर स्टोर्स, हैंडीक्राफ्ट्स, होम स्टेज, इन सब में आपको जॉब क्रिएशन होता है। जॉब क्रिएशन होता है तो क्या होता है? इनकम जनरेशन होता है, राइट? तो इनकम जनरेशन जॉब क्रिएशन से होता है, और जॉब इस तरह से टूरिज्म से क्रिएट होती हैं। कोई पॉलिसी अब ये पॉलिसी प्रायोरिटी क्यों? पहली बात तो किसने डिक्लेयर किया था? डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर दिया कुमारी जी ने डिक्लेयर किया था। शी इज वेरी एक्टिव व्हेन इट कम्स टू राजस्थान टूरिज्म। राजस्थान टूरिज्म के लिए बहुत बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है वो। रिजल्ट कैसा रहता है दैट इज टू बी सीन, बट हाँ वो कर रही है, ठीक है? तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट, गवर्नेंस, ऑपरेशन एंड मॉनिटरिंग। प्रपोज्ड एसेट्स डेवलप होने से पहले लोकल बॉडीज जो हैं वो कंसल्ट करेंगी, लोकल बॉडीज से कंसल्ट किया जाएगा कि इसको किस तरह से संभाला जाए और किस तरह से ऑपरेशंस वगैरह को प्लान किया जाए। डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म डेवलपमेंट कमिटीज जो हैं वो भी डायरेक्टली सुपरवाइज करेंगी। इसके अलावा कौन कौन सी एजेंसी असाइन की गई हैं? स्ट्रेट रोड ट्रांसपोर्ट वगैरह हैं, एशकाल्प हाउसेस, 5 स्टार होटल्स, ये सब इसमें इन्वॉल्व हैं। पूरा उदयपुर का जो पोर्शन है वो पूरा का पूरा पोर्शन महाराणा प्रताप सर्किट में आता है। तो उदयपुर टूरिस्ट डिपार्टमेंट जो है वो भी एक्टिवली इन्वॉल्व है। राजस्थान हेरिटेज अथॉरिटी जो है वो सभी वर्क्स को मॉनिटर करेगी जो इस प्रोजेक्ट में होने वाले हैं। नेक्स्ट, वायु शक्ति 2026 फायर पावर टेस्ट हुआ है पोखरण में।
नोटम भी जारी किया हुआ है भारत सरकार ने राजस्थान में, NOTAM, नो टू एयरमैन जारी किया हुआ है। क्यों? क्योंकि एयर प्रैक्टिस हो रही है, ठीक है, और यहाँ पर सर्वेलेंस टेस्टिंग और ये सब मिसाइल टेस्टिंग, बॉम्ब टेस्टिंग ये सब होता है। और जो सोल्जर्स हैं, जो एयरक्राफ्ट मेंबर्स हैं, ये सारे के सारे एयरफोर्स मेंबर्स, आई एम सॉरी, ये सारे के सारे प्रैक्टिस करते हैं और सिमुलेशन करते हैं, तो कहीं सिविलियन एयरक्राफ्ट को किसी तरीके का कोई नुकसान ना हो जाए, कोई मिसाइल टेस्ट हो रही है और वो पता चले आपके अंदर जाके भिड़ जाए, ऐसा ना हो, इसके लिए नोटम जारी किया हुआ है। नोटम के कारण ये फायर पावर जो एक्सरसाइज है अग्निशक्ति, सॉरी वायु शक्ति, ये अपनी न्यूज में आ गई है। एक और चीज, पाकिस्तान और अफगानिस्तान आर इन वॉर, ठीक है। तो जब पाकिस्तान ऑलरेडी किसी एक फ्रंट पे वॉर कर रहा है, तो इंडिया की जो बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ में, इट्स सीइंग एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी? नहीं, इट हैज जीरो एक्टिविटी। और जब आपकी दुश्मन के साथ आपकी बॉर्डर जीरो एक्टिविटी पे होती है, देन यू हैव द चांस टू एक्ट अपॉन इट। मैं तो कहती हूँ बिल्कुल सही टाइम है, ऑपरेशन सिंदूर अधूरा था, मैं तो कहती हूँ 2.0 लॉन्च करो। पूरा राजस्थान आपके साथ है मोदी जी, इस मामले में तो है, ठीक है। वी आर अ बॉर्डर स्टेट, वी नीड दिस काइंड ऑफ बर्निंग पेट्रियोटिज्म इन अस। चलो, कहाँ हुआ है वायु शक्ति 26 की टेस्ट? पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज, जैसलमेर। जैसलमेर में एक और फील्ड फायरिंग रेंज है, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, ठीक है। तो कोई एक्सरसाइज वहां हुई होगी, कोई एक्सरसाइज यहां हुई है। इसका क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है, डिफिकल्ट क्वेश्चंस में से एक आता है। वायु शक्ति 2026 कौन सी फील्ड फायरिंग रेंज में हुई? 4 ऑप्शंस देंगे, पांचवा विल बी डिड नॉट अटेम्प्ट। तो आंसर क्या होगा? पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज पोखरण में ही है, ठीक है, ओके। पूरा ड्रेस रिहर्सल हुआ है, अग्निवर्षा नाम का एक इवेंट था, उसके साथ में वायु शक्ति 2026 फायर पावर टेस्टिंग की गई। आकाश मिसाइल सिस्टम वगैरह को टेस्ट किया गया था। इसके अलावा यहाँ पे कौन कौन था? मिराज 2000, रफाइल, जैगवार, ये सब थे। ध्रुव हेलीकॉप्टर्स भी थे यहाँ पे, क्योंकि मैंने दैनिक भास्कर में पढ़ा था। नाउ आई डोंट पर्सनली ट्रस्ट दैनिक भास्कर। मैं राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर को ट्रस्ट नहीं करती। मैं कभी भी किसी भी प्राइवेट मीडिया को ट्रस्ट नहीं करती। मैं जब खुद पढ़ती थी, मैं तब भी नहीं करती थी। तो ऐसा नहीं है कि मैं इन दो न्यूज़पेपर्स के खिलाफ हूँ। टेक्निकली मैं इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू को भी ट्रस्ट नहीं करती। इनका सोर्स मटेरियल गवर्नमेंट अनाउंसमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे आपके पास में DIPR है, या फिर जैसे आपके पास में सूजस है, या फिर इंडियन गवर्नमेंट की अगर बात करूं तो PIB है, या फिर अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग मिनिस्ट्रीज का जो प्रेस रिलीज होता है, वो आपका मेन सोर्स है। यकीन सिर्फ सरकार पे करना है। अब आप पर्सनल बिलीव करते हो सरकार की हरकतों पे कि नहीं करते हो, दैट इज इमटेरियल। व्हेन इट कम्स टू एग्जाम्स, व्हेन इट कम्स टू योर प्रिपरेशन, करंट अफेयर्स, आपको सरकार पे यकीन करना है। ये जो बाकी सारे होते हैं ना, न्यूज़पेपर्स वगैरह, मैगजीन्स वगैरह, ये सब उन सरकार की अनाउंसमेंट से ही डिटेल्स लेते हैं। तो ध्रुव सिर्फ दैनिक भास्कर में लिखा हुआ था और कहीं नहीं लिखा हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ पर ध्रुव मेंशन नहीं किया, अमंग अदर्स कर दिया। ऑप्शन में आता है तो आप टिक कर सकते हैं, ठीक है, पर वो अलग से ऑप्शन में नहीं आएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। नाउ 8 एयर बेसिस में प्रचंड हेलीकॉप्टर्स वगैरह भी थे, तो ऑब्वियसली बात है ध्रुव भी थे ही, है ना, ठीक है। क्या क्या डेमोन्स्ट्रेट किया गया कि अगर एनिमी अटैक करता है तो हम किस तरह से सिचुएशन को हैंडल करेंगे, किस तरह से उस अटैक में इन्वॉल्व होंगे, किस तरह से उसका जवाब देंगे। सुदर्शन फॉर्मेशन वगैरह कराया गया जैगुआर एयरक्राफ्ट के द्वारा। प्रिसिशन बॉम्बिंग भी अपन ने टेस्ट करी इंटरनेशनल ऑब्जर्वेशन में। 25 कंट्रीज के डिफेंस एक्सपर्ट्स, फॉरेन जर्नलिस्ट, ये सब आए हुए थे। इन्होंने इनके सामने ये प्रेजेंटेशन किया वायु शक्ति 2026 का। और थार का जो एनवायरमेंट है, इट्स डेजर्ट, कितनी ही सर्दी पड़ती हो चाहे से, मैं थार डेजर्ट को बहुत पर्सनली जानती हूँ, ठीक है। तो कितनी ही सर्दी हो, दिसंबर की पीक सर्दी है चाहे से, लेकिन दिन में फिर भी धूप पड़ती है, गर्मी पड़ती है, क्योंकि हमारे थार के रीजन में AQI होता है 15, उससे भी कम कई कई जगहों पे, ठीक है। चाहे कितना ही ट्रैफिक हो वहां पे, बट वहां पर कंट्रोल AQI है। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट जो हैं वो लगभग ना के बराबर हैं, और जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो भी क्लीन एनर्जी है, सोलर है या फिर विंड है। एकड़ों में फार्म्स हैं विंड के, ठीक है। तो वहाँ पर बहुत बहुत ज़्यादा तीखी गर्मी लगती है दिन में, बिकॉज़ देयर आर नो पोल्यूशन एलिमेंट्स, कोई पोल्यूशन के एलिमेंट्स नहीं होंगे हवा में। तो जो भी सनरेज़ हैं वो डायरेक्ट हिट करती हैं धरती के ऊपर, वरना अगर पोल्यूशन के मॉलिक्यूल्स वगैरह होते हैं तो सनरेज़ बीच में से भिड़ के भी वापस हो जाती हैं। एंड दिस इज़ ट्रू साइंटिफिक थिंग, आई एम नॉट जस्ट रैम्बलिंग ओवर हियर, ठीक है? ट्रस्ट मी, अपने टीचर्स पे तो ट्रस्ट करो। चलो, नेक्स्ट न्यूज़ है, स्टेट लेवल नेशनल साइंस डे ऑर्गेनाइज किया गया, राजस्थान साइंस फेस्टिवल 2026। द डेट वाज 28 फरवरी। हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि डॉक्टर CV रमन का बर्थडे है। डॉक्टर CV रमन ने दिया था रमन इफेक्ट। आई डोंट नो व्हाट रमन इफेक्ट इज। ऐसा नहीं है कि मुझे बिल्कुल नहीं पता, मैं समझा नहीं सकती, टिपिकल फिजिक्स और साइंस की चीज है, ठीक है। तो रमन इफेक्ट किसने दिया? CV रमन ने। इसके लिए इनको हाँ, ये फिजिक्स की चीज है, इसी के लिए इनको नोबेल पीस प्राइज भी, सॉरी, नोबेल प्राइज इन फिजिक्स भी
अवार्ड किया गया था, ठीक है। और 28 फरवरी, द डेट इज इंपॉर्टेंट। व्हाई इज दैट डेट? बिकॉज डॉक्टर सीवी रमन का बर्थडे है, हम उनकी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं। राजस्थान साइंस फेस्टिवल में कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है, जैसे टीम बिल्डिंग वगैरह, हमने थीमेटिक लेक्चर्स वगैरह ऑर्गेनाइज करे, सेमिनार्स कराए, एग्जीबिशंस थी, साइंस एग्जीबिशन, इनोवेशन एग्जीबिशन, स्टूडेंट्स के बीच में कॉम्पिटिशन कराया गया, विमेन साइंटिस्ट जो है उनको भी अपन ने रिवॉर्ड किया, उनके कोई अचीवमेंट्स रहे हैं उनके बारे में बात करी, करियर गाइडेंस सेशंस दिए गए, और साइंस को हम कैसे एवरीडे यूज करते हैं अपनी लाइफ में उसके बारे में बातचीत की गई। कोई स्पेशल साइंटिफिक डेमोन्स्ट्रेशंस वगैरह हैं जनरल पब्लिक के लिए, उनको यहाँ पर एलैबोरेटली समझाया गया, दिखाया गया, और लाइव डेमोन्स्ट्रेशंस दिए गए, ठीक है। तो इट क्रिएटेड एन एनवायरमेंट ऑफ नॉलेज और एक्साइटमेंट, इनोवेशन, और इसके अलावा मोटिवेशन, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जिनको साइंस अच्छी बहुत लगती है देखनी, बट समझ में नहीं आती, जैसे कि मैं, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं जिनको साइंस अच्छी भी लगती है देखनी, डेमोन्स्ट्रेट करनी, और समझ में भी आती है, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा ब्रेक थ्रू होता है, उनके लिए बहुत अच्छा मोटिवेशन का मोमेंट भी होता है। और इन्होंने क्या क्या एक्सप्लेन किया, अच्छा ठीक है, ये डिपार्टमेंट्स वगैरह हैं, दीज आर नॉट टेक्निकली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बट नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। अब इस टेक्निकली इस न्यूज में कुछ भी नहीं है। आपकी ये सांबर बर्ड फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया था 27 फरवरी को, इसमें कोई कुछ स्पेशल नहीं है, लेकिन माइग्रेटरी बर्ड्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार 2025-26 के सेशन में रिकॉर्ड तोड़ माइग्रेटरी बर्ड्स आई हैं इंडिया में। दो कारणों से नहीं आ रही थी, फर्स्ट हंटिंग, एंड सेकंड एक बीमारी है एवियन बॉट्यूलिज्म, ठीक है। तो इस बीमारी के ऊपर हमने कंट्रोल किया है, और अनचेक्ड जो हंटिंग हो रही थी उसके ऊपर भी कंट्रोल किया है। तो इस बार बहुत सारी अपने पास में माइग्रेटरी बर्ड्स आई हैं ना। योर एक्सरसाइज, 5 टॉप 5 मोस्ट फेमस माइग्रेटरी बर्ड्स का नाम याद करो, चाहे मुझे कमेंट्स में मत बताओ तो बहुत ही अच्छा है, नहीं बताते हो कोई बात नहीं, बट टॉप 5 माइग्रेटरी बर्ड्स। दूसरी चीज, माइग्रेटरी बर्ड्स राजस्थान में कहाँ कहाँ पे, वो फेमस प्लेसेस कौन कौन सी हैं जहां पर वो माइग्रेटरी बर्ड्स आई हैं। द फर्स्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू, सांबर लेक, ठीक है। सांबर लेक कहाँ है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? उसी तरह से दूसरी लेक जो है जहां पर माइग्रेटरी बर्ड्स आई हैं, दैट इज ऑल्सो अ बर्ड सेंचुरी, ठीक है। और वो वेटलैंड भी है राजस्थान की, ये भी वेटलैंड है राजस्थान की, ठीक है। रामसर लिस्ट में नाम है इनका। कहाँ पर है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कौन कौन सी टॉप 5 बर्ड्स आपको याद करनी है, वो वहां पर आई हैं। ये आपके लिए एक्सरसाइज है, ये आपको जरूर करनी है, ठीक है। अभी इस फेस्टिवल में क्या था, ठीक है, क्या ही था, मतलब यहाँ पर है ना बहुत सारी बर्ड्स वगैरह डिस्प्ले में थी। इसके अलावा बच्चे आए थे, बहुत सारे स्कूल के टीचर्स, कॉलेजेस वगैरह के टीचर्स वगैरह भी आए थे, इन्होंने बर्ड्स को ऑब्जर्व किया। बहुत सारे ऑर्निथोलॉजिस्ट वगैरह भी थे, उन्होंने भी बर्ड्स को ऑब्जर्व किया, ठीक है। तो टूरिज्म डेस्टिनेशन भी हो गया, ट्रेडिशन वगैरह भी शोकेस किया हमने, अपना हेरिटेज और लोकल जो हमारी कल्चर है उसको भी शोकेस करने का हमें मौका मिला। सिटीजन्स का साइंस, और ये रहा डिजीज अवेयरनेस, ठीक है। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट। और स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट और पार्टिसिपेशन में यही है कि स्कूल स्टूडेंट्स वगैरह जो है उन्होंने कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया, जैसे बर्ड क्विज हुआ था, पेंटिंग कॉम्पिटिशन हुआ था, और कंजर्वेशन की वैल्यू उनको समझाई, किस तरह से उनको कंजर्व करना चाहिए, क्यों कंजर्व करना चाहिए, व्हाट इज द वैल्यू। उसके अलावा एनवायरमेंट से क्या, एनवायरमेंट को कंजर्व करके क्या बेनिफिट है, एनवायरमेंट, अगर आपने किसी बर्ड को कंजर्व कर लिया तो एनवायरमेंट को क्या बेनिफिट है, ये सारी चीजें उनको समझाई गई, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि उनके हैबिट में आए कि आपको दूसरे जीव जंतुओं को नुकसान नहीं पहुंचाना है, और ऐसी हरकतें नहीं करनी है जो इनडायरेक्टली डायरेक्टली उनको नुकसान पहुंचाएं। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, ठीक है। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पे बात करते हुए। थैंक यू फॉर अटेंडिंग सेशन।